देखिए जी, इस बार मामला बहुत संशय में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी पिछली सबकी भविष्यवाणियाँ तंत्र ने जो है वो फेल कर दी। अगर ईवीएम का रखरखाव ढंग से हो गया, उनकी पहरेदारी ढंग से हो गई, तो बीजेपी टोटली बाहर है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है विनोद तावड़े, जो 5 करोड़ रुपए के साथ होटल में पकड़े गए हैं। लोगों को पैसे बांट रहे थे, और उसके बाद एक और उनके वहाँ पे जो है दूसरे एक और है, सावंत राम है उनका, वो 2 करोड़ के साथ पकड़े गए हैं। बाकायदा 7 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, और उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है चुनाव आयोग ने। लेकिन हर हालत में होनी चाहिए तो पूरी, कहीं भी इसी तरह से तो फर्जी वोटिंग होती चली जाएगी। बुरके में लोग आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे। किसका वोट किसने डाला, किसको क्या पता। क्या वोटिंग के टाइम पे भी धमकाया जाता है वोटर्स को? बिल्कुल धमकाया जाता है। पिछले चुनावों को आप देखो, पिछले चुनावों में बाकायदा कितने लोगों के सिर फटे हुए आपको नजर आए थे, बाकायदा धमकाया गया था। इस पर कोई एक्शन लिया था चुनाव आयोग ने उस टाइम? मतलब ही नहीं, कैसे ले लेगा? अगर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा तो फिर उसे केचुआ कौन कहेगा? देखिए जी, कांग्रेस की सरकारों में कम से कम एक बहुत अच्छी बात थी, जितनी भी एजेंसी थी इनको स्वतंत्र रूप था। देख लीजिए, कभी कहीं कोई टकराव नहीं आया, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। और जैसे ईवीएम की बात आती है बार बार, ईवीएम को बंद कराना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो ईवीएम बैन करने में परेशानी क्या है? ईवीएम का जनक जो है जापान, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अभी जाके चुनाव निपटे वहाँ पे राष्ट्रपति के, वो सारे बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। विरोध वो करते थे, तब उन्हें पता था, उन्हें लगता था कि शायद मैं बैलेट पेपर से कुछ कर लूँ। फिर जब वो सत्ता में आए, उन्होंने ईवीएम का खेल देखा कि ईवीएम में तो हेराफेरियाँ हो सकती हैं। उन्होंने इस चीज़ को अपने उसमें कर दिया। आज आपको पता है ईवीएम के जो बनाने वाली कंपनी है बेल, उसके निदेशक मंडल में 4 लोग बीजेपी के शामिल हैं। अपने किसी भी बीजेपी को ईवीएम वाले के ईवीएम के खिलाफ बोलते नहीं देखा होगा। अगर आप इतने बढ़िया हो, इतने लोकप्रिय हो पूरे देश में, तो करो ईवीएम का बहिष्कार, आ जाओ बैलेट पेपर से, आप तो तब भी जीतोगे साहब। क्या एक देश एक चुनाव हो पाएगा? अरे सारे एक देश एक चुनाव छोड़ो, एक राज्य में 2-2 चरणों में चुनाव हो रहा है, वो तो आप करा नहीं पा रहे। झारखंड में 81 सीटें हैं, वो 2 चरणों में चुनाव हुआ है। एक बार 40 सीटें, एक बार 41 सीट। दिल्ली में इस बार कांग्रेस की वापसी की पूरे संकेत। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजितार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो मेरे साथ उपस्थित है शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। अभी चुनाव चल रहा है और कल इसकी वोटिंग भी होगी। वोटिंग में आपको क्या लग रहा है? महाराष्ट्र, साथ ही झारखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए जी, इस बार मामला बहुत संशय में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी पिछली सबकी भविष्यवाणियाँ तंत्र ने जो है वो फेल कर दी। अच्छा। अब तंत्र पे अगर काबू रहा तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। अच्छा। अगर तंत्र काबू में नहीं आ पाया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। ये तंत्र कैसा है? ये केचुए का तंत्र है। अच्छा। ये जो हमारा जो तंत्र है, ये शासन प्रशासन का तंत्र है, जिस तंत्र के बदौलत ही हरियाणा चुनाव जीते थे। अच्छा। जब नायब सिंह सैनी साहब ने बयान दिया था, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। क्या इनकी व्यवस्थाएं इसमें हो पाई हैं महाराष्ट्र चुनाव में? देखिए जी, बहुत मुश्किल लगता है वैसे तो, बाकी लेकिन अब साफ बात कहते हैं, हम ज्योतिषी बनने से बच रहे हैं इस बार। हम कुछ नहीं कह सकते इस बार क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि वहाँ पे बाकी जो विपक्षी हैं, इंडिया गठबंधन है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत स्थिति में है, और बाकी जमीनी स्तर पे भी बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर ईवीएम का रखरखाव ढंग से हो गया, उनकी पहरेदारी ढंग से हो गई, तो बीजेपी टोटली बाहर है। अच्छा जी। लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कुछ खबरें आ रही हैं कि पकड़े भी जा रहे हैं कुछ लोग पैसे लेके, ऐसा कुछ है? कुछ लोग नहीं, महामंत्री बाकायदा कुछ लोग की बात कर रहे हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है विनोद तावड़े, जो 5 करोड़ रुपए के साथ होटल में पकड़े गए हैं। लोगों को पैसे बांट रहे थे, और उसके बाद एक और उनके वहाँ पे जो है दूसरे एक और है, सावंत राम है उनका, वो 2 करोड़ के साथ पकड़े गए हैं। बाकायदा 7 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, और उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है चुनाव आयोग ने। लेकिन वो इस सिलसिले में नहीं कराई, वो इस सिलसिले में कराई है कि ये अपने चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन वो कैश रंगे हाथों पकड़े गए, वो तो 5 करोड़ रुपए के साथ। क्या ये चुनाव आयोग इनको साथ देते नजर आता है? चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अच्छा, कार्रवाई नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, जब उसने पकड़े गए वो नोट के साथ 5 करोड़ रुपए के साथ, और FIR दर्ज हुई है उस पर कि चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद वो दूसरी विधानसभा में प्रचार करते हुए नजर आए, इसलिए उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। बस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। अच्छा। नोट फॉर वोट का मामला नहीं आया इसमें। क्या ये सब चीज़ें जो है आने वाले चुनावों में, और जैसे आप देखी जा रही है लगातार, तो महाराष्ट्र में भी देखी गई, ऐसे क्या चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहेगा? बैठा हुआ है ही, रहेगा क्या? बैठा हुआ है वो तो। आपने चुनाव आयोग का सक्रिय कब देखा? वो चुनाव आयोग सक्रिय तब होता है जब विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता बयान दे देता है, तो चुनाव आयोग फौरन सक्रिय हो जाता है। चुनाव की घोषणा होने से पहले चुनाव आयोग ने सबसे पहले राहुल गांधी जी के लिए इंस्ट्रक्शन जारी करी। राहुल गांधी जी अपने बयान सोच समझ कर दे, खड़गे जी के लिए बयान जारी करा, खड़गे जी अपने बयान सोच समझ कर दे। उसने सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई बयान जारी नहीं करा। सत्ताधारी पार्टी को खुली छूट है, धर्म के नाम पे वोट मांगो, नोट दे के वोट मांगो, गंद मचा के वोट मांगो, धर्म के आधार बना के वोट मांगो, उनके लिए खुली छूट है, कोई कार्रवाई
कार्रवाई नहीं होती है। पिछले किसी भी चुनाव को आप उठा के देख लो, कौन सी कार्रवाई करी सत्ताधारी दल के खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है और कल वोटिंग होगी, तो उसमें जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उन्होंने लेटर लिखा है चुनाव आयोग के लिए, और उन्होंने जिस प्रकार से उसमें बोला है कि लोगों की जो जैसे महिलाओं के जो है हिजाब उतारा जाता है या फिर उनको चेक किया जाता है कि ऐसा होना चाहिए। देखिए जी, अगर आइडेंटिटी चेक करनी है तो जाहिर सी बात है बुर्का तो हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप बुर्का लगा के और किसी और का अपना वोटर आईडी दिखा के आप वोट थोड़ी डाल सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा यही है, बुर्का हटना चाहिए। अगर उसको डाउट है, आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा, चेहरा मैच करने के लिए आपके पास होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, फोटो के साथ बन रहे हैं अब तो, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो जेन्युइन मांग है, हर हालत में होनी चाहिए तो पूरी। कहीं भी इसी तरह से तो फर्जी वोटिंग होती चली जाएगी। बुर्के में लोग आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे। किसका वोट किसने डाला किसको क्या पता। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बोला जाता है कि यहाँ जो यह प्रशासन है वो डराने का काम कर रहा है, वोटर्स को धमकाने का काम करता है। जाहिर बात है, वो तो सबने देखा है। हाँ, आप शासन प्रशासन की बात कर रहे हो, पीछे थोड़े दिन पहले अभी सरपंची का चुनाव हुआ था। बाकायदा वो वहाँ की जो लोकल एमएलए थी मैडम, वो उसके डीएम के ऑफिस के सामने से मेज पे से वो उठा के ले गई थी नॉमिनेशन पेपर। तो ये डराने धमकाने का काम नहीं है तो और क्या चीज़ है। टेबल पे से पेपर उठा के ले गई थी, नॉमिनेशन फॉर्म उठा के ले गई थी, वो नॉमिनेशन भरे हुए फॉर्म उठा के ले गई थी। डराने धमकाने का तो काम सामने है, सबके सामने दिखता है। वोटिंग के टाइम पे भी धमकाया जाता है वोटर्स को? बिल्कुल धमकाया जाता है। अच्छा। पिछले चुनावों को आप देखो, पिछले चुनावों में बाकायदा कितने लोगों के सिर फटे हुए आपको नजर आए थे। बाकायदा धमकाया गया था, पुलिस के साथ धमकाया गया था, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया था। लोकसभा चुनाव में संभल में, मुरादाबाद में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गाँव के आगे पैरा बैठा दिया था, आप वोट डालने नहीं जाओगे। और पहले पुलिस वाला कह रहा है पहले अपने आई कार्ड दिखाओ, अपने वोटर कार्ड दिखाओ, अपने आधार कार्ड दिखाओ। भाई जब तेरी वहाँ पे ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी वहाँ पे जिनकी होती है, बूथ ऑफिसर की होती है, बीएलओ की होती है, उनकी ड्यूटी होती है आईडी चेक करना और ये सब काम करना वोट डालने से पहले। आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि आप कोई जा रहा है वोट डालने और आप पहले रास्ते में उसे रोक के उसकी आईडी चेक करोगे, तो साफ पता चलता है। तो एक तरफा इस पर कोई एक्शन लिया था चुनाव आयोग ने उस टाइम? मतलब ही नहीं। कैसे ले लेगा? अगर चुनाव आयोग एक्शन ले लेगा तो फिर उसे केचुआ कौन कहेगा? क्यों नहीं लेना चाहता है एक्शन? सारी बात है, मिली जुली सरकार, सीधी सी बात है, डिपेंड करती है उसके ऊपर। सरकार के तलवे चाटने में लगे हुए चुनाव आयोग तीनों के तीनों, उनसे कोई उम्मीद आप रखना बेईमानी है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या जिस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, उस टाइम भी चुनाव आयोग इस प्रकार की हरकतें करता था या फिर चुनाव आयोग उस टाइम पर कुछ और ही था? देखिए जी, कांग्रेस की सरकारों में कम से कम एक बहुत अच्छी बात थी, जितनी भी एजेंसी थी इनको स्वतंत्र रूप था। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता था। आपको याद होगा कांग्रेस के शासनकाल में टी.एन. शेषन साहब भी आए थे, और बीजेपी के शासनकाल 94-95 के आसपास टी.एन. शेषन साहब आए थे। उससे पहले के तमाम चुनाव आयुक्त लिए, बाद के चुनाव आयुक्त तो आप देख लीजिए, कभी कहीं कोई टकराव नहीं आया, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन अब हर बार क्यों आरोप लगते हैं? क्यों आरोप लगते हैं हर बार? आरोप इसीलिए लगते हैं ना जब आप गड़बड़ करते हो। इससे पहले कांग्रेस में कम से कम एक अच्छी बात थी, वो एजेंसियों से नहीं टकराती थी। चुनाव का टाइम आया, चुनाव एजेंसी से टकराया। अगर चुनाव आयोग उसको टकराना होता तो चुनाव आयोग उसको टकराने के लिए तो आपने जब उसका इलेक्शन बैन करा था इंदिरा गांधी जी का, तो वो चुनाव आयोग से टकरा सकती थी, नहीं टकराई ना। कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से उनका निर्णय खारिज हुआ। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। चाहती तो वो कोर्ट को मैनेजमेंट भी कर सकती थी, नहीं करा ना उन्होंने। कोर्ट में उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं करी दोनों जगह से, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई। ठीक है, उन्होंने ताकत दिखाई अपनी और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगतना पकड़ा। और जैसे ईवीएम की बात आती है बार बार, ईवीएम को बंद कराना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? अगर लोगों का विश्वास नहीं है, बहुत बड़ी जनता का विश्वास नहीं, आधी से ज़्यादा जनता ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रही, तो ईवीएम बैन करने में परेशानी क्या है? ईवीएम का जनक जो है जापान, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अभी जाके चुनाव निपटे वहाँ पे राष्ट्रपति के, वो सारे बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। तमाम बड़े बड़े देश हैं सारे, सब में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ईवीएम ऐसी है जिसमें कोई खोट आ ही नहीं सकता। लेकिन मोदी जी अभी इस टाइम पर ईवीएम का सपोर्ट करते हैं, और लेकिन एक समय था जब ईवीएम का विरोध भी करते थे। विरोध वो करते थे, तब उन्हें पता था, उन्हें लगता था कि शायद मैं बैलेट पेपर से कुछ कर लूँ। फिर जब वो सत्ता में आया, उन्होंने ईवीएम का खेल देखा कि ईवीएम में तो हेराफेरियाँ हो सकती हैं। उन्होंने इस चीज़ को अपने उसमें कर दिया। आज आपको पता है ईवीएम के जो बनाने वाली कंपनी है बेल, उसके निदेशक मंडल में 4 लोग बीजेपी के शामिल हैं। अच्छा। और उनके जो सोर्स कोड होते हैं वो सारे के सारे उन्हीं लोगों के पास होते हैं। जो ईवीएम में सोर्स कोड डलता है उसको वो कभी जाहिर नहीं करते। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने देख लिया कि ईवीएम हमारे लिए कितने फायदेमंद हो सकती है। तो आपने किसी भी बीजेपी को ईवीएम वाले के ईवीएम के खिलाफ बोलते नहीं देखा होगा। अगर आप इतने बढ़िया हो, इतने लोकप्रिय हो पूरे देश में, तो करो ईवीएम का बहिष्कार। आ जाओ बैलेट पेपर से, आप तो तब भी जीतोगे साहब। आप तो तब भी जीतोगे। आप कहते हो हमें 40 करोड़ 140 करोड़ जनता का समर्थन हासिल है, तो वो समर्थन तो बैलेट पेपर पर मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से ये भी बोलते हैं कि बूथ भी तो चोरी हो सकते हैं अगर ईवीएम मान लो बंद करा दें, उसके बाद फिर स्याही डाल देना उसके ऊपर या फिर कुछ भी कर देना ऐसे। तो फिर आप ये बात कैसे दावा ठोक सकते हो कि एक देश एक चुनाव?
पूरे देश का चुनाव आप एक साथ कराने की फिर हिम्मत कैसे रख सकते हो अगर आपको यही डर सताता रहता है। 140 करोड़ की जनसंख्या, 100 करोड़ उसमें वोटर, कम से कम 10 करोड़ से ऊपर हमारे कार्यकर्ता जो चुनाव संपन्न कराते हैं, लाखों हमारे सैनिक उसमें लगते हैं, अर्धसैनिक बल लगता है, और उसके बावजूद भी अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते तो फिर तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए एक देश एक चुनाव की। फिर तो आप घुटने टेक दो, बात खत्म करो। क्या एक देश एक चुनाव हो पाएगा? अरे सर, एक देश एक चुनाव छोड़ो, एक राज्य में 2-2 चरणों में चुनाव हो रहा है, वो तो आप करा नहीं पा रहे। झारखंड में 81 सीटें हैं, वो 2 चरणों में चुनाव हुआ है। एक बार 40 सीटें, एक बार 41 सीट। जम्मू कश्मीर में 90 सीट थे, वो 2 चरणों में चुनाव हुआ है। अभी 2022 में जब यूपी में चुनाव हुआ था 409 सीट थी, 7 चरणों में चुनाव हुआ था। जब आप एक राज्य का चुनाव एक चरण में नहीं करा सकते तो एक देश एक चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए। हवाई बातें हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। और जो है इन बातों को मुद्दा बना के विपक्ष विरोध करता है तो विपक्ष का मखौल उड़ाया जाता है। क्या इसका कोई फायदा हो सकता है एक देश एक चुनाव से? कोई फायदा मान लो हो भी जाता है, नहीं हो पाएगा ना। इसका फायदा होना, इसके नुकसान ही सामने आएंगे। इसके लिए नुकसान हर तरह से होगा। लोकल मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। अच्छा। और एक बार में कोई माहौल आज चल रहा है, कोई चीज़ आज चल रही है, कल को 6 महीने बाद वो बदल सकती है। सारी विधानसभाओं का कार्यकाल भंग करना पड़ेगा, सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, तो उस टाइम देश में जो मुद्दा चल रहा होगा वोटिंग उसी के आधार पर हो जाएगी। राज्यों के अपने मुद्दे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मेरे हिसाब से हो सकती है कि कोई भी नेता है वो 5 साल में एक बार लौट के आता है, ठीक है, जीतने के बाद, और बीच में बिल्कुल जनता से कोई भी रूबरू नहीं होता है। हाँ, कभी कभी हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव होगा तो फिर जो विधानसभा चुनाव होता है बीच में 6 मान लो 3 साल बाद या फिर 2 साल बाद, तो उसमें फिर जनता को जो अपनी मुद्दे रखने का समय मिल जाता है। हाँ, अब 5 साल बाद जब लौट के आएगा तो 5 साल जनता इंतजार थोड़ी करेगी। बिल्कुल वही चीज़ है ना, मुद्दे भूल जाएंगे। उस टाइम जो मुद्दा चल रहा है, इसी बात को आप देखिएगा, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी की हालत बहुत खस्ता थी। फरवरी में हो गया पुलवामा। पुलवामा होते ही फर्जी राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया, पूरे देश में लहर फैल गई, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बीजेपी के खिलाफ माहौल जा रहा था, बीजेपी के पक्ष में चला गया, और 303 सीटें जो है वो लेके आ गई सत्ता में। तो वही ऐसा होगा कि जब सारे देश में एक वो होगा, अगर ये बात होती है क्लियर, तो वही चीज़ होगी बस। तो एक देश एक चुनाव जो है देश में नहीं आना चाहिए, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है अब तो। लेकिन ये लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं बार बार, और मतलब पार्लियामेंट में इसको पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। अच्छा। इसके लिए कई सारे संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, करीब करीब 24 संशोधन संविधान में करने पड़ेंगे, तब जाके उसके बाद 2/3 बहुमत चाहिए। अच्छा। जो 2/3 बहुमत इन लोगों के पास है नहीं, 24 संशोधन भी संविधान में हो नहीं सकते, तो ये एक चुनाव जो है हवाई होकर रह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन अब जो चुनाव आ रहा है, जैसे चुनाव चल रहा है अभी, कल इस पर वोटिंग होने वाली है। वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के बाद अगर इंडिया गठबंधन अगर झारखंड, महाराष्ट्र और साथ ही उत्तर प्रदेश तीनों के अंदर अगर अपनी जो वर्चस्व है अच्छा दिखाता है, तो उसके बाद फिर दिल्ली के लेकर के आपकी क्या आगे रणनीति रहेगी? दिल्ली में इस बार कांग्रेस की वापसी की पूरे संकेत। अच्छा, पूरे संकेत। क्या केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर अलग से? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बड़ी मीटिंगों में नहीं बैठता। नहीं, आपको ये क्या जो भी लगता तय है? होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। मुझे इस बारे में अभी कोई खबर नहीं है। आपको ये लगता है अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगी तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि अलग अलग लड़ती हैं या मिलके लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आने वाले 1 महीने में दिसंबर में जाके पिक्चर क्लियर होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नमस्कार।